हेलो हेलो। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं, नाबालिग के संबंध में कानून का वर्णन करें। आपको एक बार दोस्तों बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो किसके साथ आने वाला है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ये इंक्लूड रहेगा। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था कि कौन से पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं और कौन से पर्सन कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा था। आप लोगों को अगर याद होगा, नहीं याद है तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके साथ ही ये इंक्लूड होगा, ठीक है, कि नाबालिग के संबंध में भी वहाँ पर कानून का वर्णन करना था, ठीक है। आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखना है, नाबालिग के समझौते के संबंध में नियम। नाबालिग के साथ या उसके द्वारा किया गया समझौता क्या माना जाएगा सर? शून्य माना जाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की जो धारा है 10, धारा आपको याद नहीं करना है कि नाबालिग से जुड़ा अनुबंध शून्य माना जाता है। इसी प्रकार धारा 11 स्पष्ट करती है कि एक जो नाबालिग होती है, आपको यह धारा याद नहीं करना है, जो नाबालिग होता है उसके पास अनुबंध में प्रवेश करने के लिए जो आवश्यक योग्यता है उसका अभाव है। 1903 से पहले भारतीय अदालतों की इस बात पर अलग अलग राय थी कि क्या नाबालिग के साथ अनुबंध शून्य और शून्यकरणीय है। हालांकि मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903 जो केस था, मामले ने इस मामले को निश्चित रूप से सुलझा दिया। इस मामले में एक नाबालिग ने रुपये उधार लिए 20,000 रुपये और सुरक्षा के रूप में एक बंधक प्रदान किया। कुछ महीने बाद वयस्क होने पर नाबालिग ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें उनके अल्प वयस्कता के दौरान निष्पादित बंधक को रद्द करने की मांग की गई। अदालत ने फैसला सुनाया कि नाबालिग द्वारा बंधक शून्य था और बी किसी भी पुनर्भुगतान का हकदार नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर सर 5 में हम लोग ने देख लिया था, अच्छे से समझा था माइनर का, इसलिए आप लोग देख सकते हो। इस क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सा कानून संबंध में है नाबालिग के। अनुसमर्थन का अभाव। अनुसमर्थन का अभाव क्या बोलता है कि जो नाबालिग के साथ किया गया समझौता पूरी तरह से अमान्य होगा। वयस्क, जो भी वयस्क है, मतलब क्या होता है सर, वयस्क होने पर भी कोई नाबालिग समझौता का अनुसमर्थन नहीं कर सकता है। मतलब मान के चलिए कोई एक 17 वर्ष का है, 17 वर्ष 6 महीना हो चुका है, ठीक है, और उसने क्या किया, किसी व्यक्ति से 20,000 उधार ले लिया, और अगर वो एक बार माइनर में मतलब नाबालिग के होने पर वो क्या करता है, अनुबंध करता है, उस केस में सर अगर वो 18 प्लस भी हो जाता है, मतलब वो अगर बालिग भी हो जाता है ना, उस केस में भी जो अनुबंध है वो अमान्य ही रहेगा। ऐसा मतलब कहने का मतलब यही है, समझ रहे बात को। वादा करने वाले या लाभार्थी के रूप में नाबालिग। एक नाबालिग किसी अनुबंध में वादा करता या लाभार्थी हो सकता है, लाभार्थी हो सकता है, साथ ही साथ वादा करता भी हो सकता है, और उसे ऐसे अनुबंध को लागू करने का अधिकार है। किसी नाबालिग के लाभार्थी होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब लाभ ले सकता है, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लायबल नहीं होगा, दायित्व वो किसी का भी नहीं उठाएगा। जैसे किसी अनुबंध में भुगतानकर्ता या वचनदाता होना, इसलिए एक नाबालिग अचल संपत्ति खरीदने में सक्षम है और खरीदने के पैसे जमा करने पर कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा कर सकता है। इसी प्रकार एक नाबालिग जिसके पक्ष में एक वचन पत्र निष्पादित किया गया है वह इसे लागू कर सकता है, ठीक है ना। किसी आवश्यक के विरुद्ध कोई रोक नहीं, आवश्यक के विरुद्ध कोई रोक नहीं। यदि कोई नाबालिग अपनी उम्र का गलत विवरण देता है, मतलब कोई 17 साल का बच्चा है और वो क्या बोलता है कि मैं 18 प्लस हूँ, मतलब मैं नाबालिग नहीं हूँ, बालिग हूँ, उस केस में सर वो नाबालिग ही कहलाएगा। मतलब गलत बयान देने पर भी वो क्या होगा, गलत बयान देने पर भी वो हमेशा क्या कहलाएगा, नाबालिग ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो दायित्व उठा लेगा। दूसरे पक्ष को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है तो नाबालिग को उस अनुबंध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा रहा है, चाहे भले ही वो क्यों ना उस व्यक्ति को बोल रहा हो कि मैं 18 प्लस हूँ, मतलब मैं बालिग हूँ, फिर भी क्या होगा, उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। समझ रहे बात को। अगर आप लोग अभी तक सर लाइक नहीं की तो फटाफट से क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि पूरा का पूरा सीरीज देख सको। आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। अगर आप लोग साथ ही साथ ये PDF चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है ना सर। आगे बढ़ते हैं।
कुछ मामलों को छोड़कर विशिष्ट प्रदर्शन करना, मतलब क्या बोल रहा है, चूंकि नाबालिग का अनुबंध बिल्कुल शून्य है, मतलब शून्य है सर, अनुबंध नहीं कर सकता है, नाबालिग अनुबंध नहीं कर सकता है, सुन लो ध्यान से, इसीलिए ऐसे अनुबंध के विशिष्ट पालन की कोई संभावना नहीं है। किसी नाबालिग को अभिभावक अचल संपत्ति की खरीदी के लिए समझौता के माध्यम से नाबालिग को बाध्य नहीं कर सकता। मतलब अचल संपत्ति ऐसा संपत्ति होता है जैसे ज़मीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो चीज़ अचल संपत्ति है उसके जो अभिभावक है नाबालिग के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए नाबालिग उस अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग नहीं कर सकता है जिसमें अभिभावक के पास प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। हालांकि किसी नाबालिग की ओर से अभिभावक या प्रबंधक द्वारा किया गया अनुबंध विशेष रूप से लागू किया जा सकता है। पहला, अनुबंध अभिभावक या प्रबंधक के अधिकार क्षेत्र में आता हो, और दूसरा, यह नाबालिग के लाभ के लिए है। तो लाभ के लिए तो सर हो सकता है, बिना लाभ नहीं, अगर दायित्व देना हो उस केस में नहीं होगा। सब कुछ देखते रहना। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है दोस्तों। अगर लिखेंगे कोई दिवालियापन नहीं, किसी नाबालिग को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे कर्ज उठाने में असमर्थ है। किसी भी बकाया या फिर ऋण का भुगतान नाबालिग की निजी संपत्ति से किया जाएगा और नाबालिग उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा, मतलब पर्सनल उत्तरदायी नहीं होगा। जो भी उसकी निजी संपत्ति उससे ही लिया जाएगा। चाहे मान के चलो 7 लाख का दायित्व है और निजी संपत्ति उसका 5 लाख है, तो वो 5 लाख ही नाबालिग से लेगा, 2 लाख रुपया और नहीं वसूल सकता। समझ रहे बात को। साझेदारी, जो नाबालिग की वो साझेदारी कर सकता है क्या सर? नहीं, साझेदारी नहीं कर सकता, लेकिन अगर लाभ के लिए साझेदारी कर सकता है, केवल व केवल लाभ उठाएगा तो वो साझेदार में जा सकता है, उत्तरदायी नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। अगला है एक एजेंट के रूप में नाबालिग। जो नाबालिग है एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है, हालांकि उन्हें अपने कृत्यों के लिए अपने प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। एक नाबालिग व्यक्तिगत दायित्व ग्रहण किए बिना पराक्रम में लिखतों का निकाल सकता है, वेतन कर सकता है और उनका समर्थन भी कर सकता है। माता पिता या अभिभावक को बाध्य करने में नाबालिग की असमर्थता। बोल रहे हैं यहाँ पर, व्यक्त या निहित अधिकार के बिना एक शिशु अपने माता पिता या अभिभावकों को जरूरत के लिए भी बाध्य करने में असमर्थ है। माता पिता को केवल तभी उत्तरदायी ठहराया जाता है जब बच्चा उसके एजेंट के रूप में कार्य करता है। मतलब सर क्या बोल रहा है कि बिना पूछे अगर कोई भी कार्य करता है, मतलब बिना पूछे किसी से 20,000 25,000 का लोन ले लेगा और उसके बाद वो ठहरा देगा माता पिता पे, उस केस में नहीं होगा, बताना पड़ेगा। अगर बिना बताए अगर वो कहीं से लोन ले लेता है या किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है, उस केस में सर बाध्य नहीं होगा उसके अभिभावक। बात समझ में आ गया। अगला है अवयस्क और वयस्क द्वारा संयुक्त अनुबंध करना। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक नाबालिग और एक वयस्क, मतलब नाबालिग और बालिग, एक जो एडल्ट पर्सन है उसके साथ क्या करता है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, संयुक्त अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस केस में सर जो नाबालिग होगा वो जवाबदेही नहीं होगा, उसके साथ जो बड़े व्यक्ति हैं वो जवाबदेही होंगे। एक उदाहरण दिया हुआ देखिए यहाँ पर, सैनदास बनाम रामचंद्र के मामले में जहाँ खरीदारों में से एक के नाबालिग होने के साथ संयुक्त खरीदारी हुई थी। यह निर्धारित किया गया था कि विक्रेता वयस्क क्रेता के खिलाफ अनुबंध लागू कर सकता है लेकिन नाबालिग के खिलाफ नहीं कर सकता। मतलब सर पूरा का पूरा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, कहीं न कहीं नाबालिग किसी भी चीज़ में दायित्व नहीं होगा, किसी भी चीज़ में जवाबदेही नहीं होगा, उसके साथ वाले ही जवाबदेही होंगे। बात समझ में आ रहा है क्या सर? अगला है आवश्यक के लिए जमानत। आवश्यक के लिए जमानत मतलब क्या बोल रहे हैं, गारंटी के अनुबंध में जहां एक वयस्क अगर एक एडल्ट पर्सन नाबालिग कॉन्टैक्ट कर रहा है, सुनो ध्यान से, ए नाबालिग है और वो बी के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो उस केस में कोई एडल्ट पर्सन ए के बिहाफ में गारंटी लेगा कि सर अगर ये पैसा नहीं देता है तो मैं खड़ा हूँ ना। इस तरीके से बात यहाँ पर बोल रही है। मान के चलो, एक ध्यान से सुनिएगा, जी क्या है, एक एडल्ट पर्सन है जी, और ए ने क्या किया, उधार ले लिया बी से। ए क्या है सर, माइनर है, ठीक है ना। तो जी क्या बोलेगा कि बी को कि अगर ए पैसे वापस नहीं लौटाता है तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मतलब मैं लौटाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आवश्यक के लिए जमानत मतलब गारंटी कौन लेगा सर, एक वयस्क लेगा, एक एडल्ट पर्सन लेगा। किसके बिहाफ में लेगा, नाबालिग के बिहाफ में लेगा कि अगर वो पैसा नहीं लौटाता है ना, अगर वो पैसा नहीं लौटाएगा तो मैं लौटाऊंगा। इस केस में गारंटी कौन लेगा सर, एक एडल्ट पर्सन लेगा, ठीक है सर।
चलिए अगला क्या है, चूंकि शेयर धारकों के रूप में नाबालिग, क्या नाबालिग शेयर धारक बन सकता है क्या, मतलब शेयर होल्डर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अगर कभी भी गलती से भी बन गया ना तो उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन लेकिन अगर वो वंशज है, मतलब क्या बोल रहा है, अगर वो वंशज है मतलब वैध अभिभावक के माध्यम से कार्य करता है, मतलब उसके पीढ़ी दर पीढ़ी वाले शेयर होल्डर वाले हैं, उस केस में अगर उस नाबालिग को मिल जाता है बाई चांस, मतलब समझ लो आगे का जो पीढ़ी है वो सब मर चुके हैं, अब केवल वो बच्चा ही बचा है, तो उस बच्चे के हाथ में वो शेयर होल्डर आ जाएगा, मतलब वो बच्चा शेयर धारक बन जाएगा। उस केस में सर वो शेयर की धारक का क्या बन जाएगा सर, शेयर धारक बन सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या होगा, लायबल किसी भी चीज़ के लिए नहीं होगा। मान के चलो उसका जो शेयर वो डूब जाता है उस केस में, तो डूब जाएगा ना तो उसके प्रॉपर्टी से ही पैसा लेगा, उससे नहीं लिया जाएगा। समझ रहे बात को। अगला है आवश्यकताओं के लिए दायित्व। आवश्यकताओं के लिए दायित्व क्या बोल रहा है कि किसी भी नाबालिग अगर किसी व्यक्ति से आवश्यक ले लेता है, मतलब रोटी कपड़ा मकान दवाई, अगर कोई व्यक्ति से ले रहा है और मान के चलो 3-4 लाख रुपया उससे ले लिया, 3-4 साल रहा उसके यहाँ, है ना, उससे इतने इतने पैसे ले लिए, रोटी कपड़ा मकान मतलब ज़रूरत का चीज़ लिया है, उस केस में वो जो नाबालिग है उसको पैसा लौटाना पड़ेगा। उसको उस केस में क्या करना पड़ेगा सर, उस नाबालिग को पैसे लौटाने पड़ सकते हैं। सर कितना लौटाएगा, जितनी उसकी संपत्ति है, मतलब उसके नाबालिग की जो संपत्ति है उतनी ही लौटेगी। मान के चलो 7 लाख रुपए का क्या हो गया, कर्ज चढ़ गया उस बच्चे पर, और उसके पास पूरे मिलाकर कितने हैं, 5 लाख की संपत्ति है, तो चुपचाप क्या करना है, 5 लाख उस व्यक्ति को दे देना है। जो एडल्ट पर्सन है, जो व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट किया गया था, मतलब जो व्यक्ति उसे खिला रहा था, दवाई कपड़ा रोटी मकान दे रहा था, उस केस में सर वो केवल व केवल 5 लाख ही लेगा, क्योंकि नाबालिग जो होगा वो क्या होगा, जिम्मेदार नहीं होगा, दायित्व नहीं होगा, लेकिन उसको पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा सर, उसके व्यक्तिगत रूप की जितनी संपत्ति है, बाप दादा की जो संपत्ति है उसमें से वो लेगा। समझ रहे बात को। नाबालिग की संपत्ति को आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी रखने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना होगा। पहला कि जो अनुबंध है वो जीवन में उनके स्थान के अनुसार नाबालिग के समर्थन के लिए उचित रूप से आवश्यक वस्तुओं के लिए होना चाहिए। मतलब एक ऐसा पर्सन है ना, वो नाबालिग को क्या कर रहा है, सब कुछ पूर्ति कर रहा है, तो नाबालिग को पूर्ति कर रहा है सर, रोटी कपड़ा मकान, ध्यान से सुनिएगा, रोटी कपड़ा मकान दे रहा है, दवाई दे रहा है, शिक्षा के लिए पैसा देना है, उस केस में तभी एक पैसा लेने का हकदार होगा जब जो नाबालिग है उसको कोई व्यक्ति जो उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है, केवल व केवल उस व्यक्ति का ही सहारा है, नाबालिग को केवल व केवल उस व्यक्ति का ही सहारा है। और दूसरा कंडीशन है कि नाबालिग के पास पहले से ही इन आवश्यकताओं की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। नाबालिग को ना तो खाना मिल रहा है, ना तो ढंग से घर मिल रहा है, ना तो उसे रोटी मिल रहा है। उस केस में सर केवल व केवल ए से ही मिल रहा है नाबालिग को कोई भी सहायता नहीं मिल रहा है, केवल व केवल उस पर्सन से मिल रहा है, केवल व केवल उसी केस में सर ए क्या होगा, लायबल होगा पैसे लेने के लिए। ठीक, बात समझ में आना है क्या सर। आवश्यकताओं के लिए दायित्व का क्या बोल रहा है सर, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोलते हैं, आवश्यकताओं के लिए दायित्व क्या होगा कि जो नाबालिग है वो दायित्व होगा क्या सर, हाँ आवश्यकताओं के लिए दायित्व होगा, मतलब अगर नाबालिग किसी व्यक्ति से रोटी कपड़ा मकान ले रहा है, रोटी कपड़ा मकान दवाई पढ़ाई का पैसा ले रहा है, उस केस में जो व्यक्ति है वो पैसा लेने के लिए हकदार होगा। लेकिन सर कब हकदार होगा, जब उस नाबालिग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं मिल रही है, केवल उस व्यक्ति से ही मिल रही है, और दूसरा उस व्यक्ति से जो भी चीज़ मिल रहा है वो बिल्कुल ज़रूरत का सामान है, आवश्यकताओं का सामान है, उसके बिना वो जीवन नहीं जी सकता है। तो ये 2 होना चाहिए, तब जाकर ही वो हकदार होगा, वो पर्सन हकदार होगा लेने के लिए। इसको पढ़ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। चलिए आइए दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं, डिस्क्राइब द लॉ रिगार्डिंग माइनर एग्रीमेंट। जो माइनर के साथ एग्रीमेंट होता है उसके साथ क्या क्या लॉ है। तो बोल रहा है पहला तो माइनर का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा, शुरू से ही क्या होगा, वॉइड होगा। मतलब माइनर के साथ कॉन्टेक्ट करना मतलब शून्य होना, कुछ भी नहीं होना, बिल्कुल वॉइड है, कोई कॉन्टेक्ट माना ही नहीं जाएगा। अब्सेंस ऑफ रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है सर, अब्सेंस ऑफ रेटिफिकेशन मतलब होता है कि 17 साल 6 महीना का एक बच्चे ने कॉन्टैक्ट किया, 17 साल 6 महीना एक बच्चे ने कॉन्टैक्ट किया, और बाद में 1 साल के बाद जब वो 18 साल 6 महीना का हो गया, मतलब वो माइनर बन चुका है, उस केस में वो व्यक्ति किसी से पैसा
तब भी वो लायबल नहीं होगा वो वाले कॉन्ट्रैक्ट में, तब भी वो लायबल नहीं होगा वो वाले कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब क्या बोलता है कोर्ट, क्या बोलती है सर, बोलती है कि जब माइनर अगर है, जब माइनर अगर है और उसने कॉन्टैक्ट किया है उस समय, तो वो जो समय, उस समय अगर वो माइनर था ना, उस समय वो अगर माइनर था ना और वो कॉन्टैक्ट करता है ना, तो उसके बाद चाहे वो मेजर हो जाए कोई मतलब नहीं है सर। ये जो कॉन्टैक्ट है वो वॉइड ही होगा, वो सुधर नहीं सकता। ये जो कॉन्टैक्ट है आप माइनर के समय में किए हो, चाहे बाद में मेजर ही क्यों ना हो जाओ, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। समझो बात को। अगला बोलता है माइनर है जो प्रोमिसी और बेनिफिशरी। माइनर प्रोमिसी बन सकता है, साथ ही साथ बेनिफिशरी बन सकता है, लेकिन लायबल नहीं होगा। यही बोल रहा है यहाँ पर कि माइनर क्या हो सकता है, बेनिफिट ले सकता है, और वो क्या हो सकता है, प्रोमिसी बन सकता है। किस केस में प्रोमिसी बन सकता है, वो केवल वो गार्जियन के बिहाफ पे बन सकता है, साथ ही साथ उसके गार्जियन इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसको क्या कर सकते हैं, उसके बिहाफ में कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। चलिए अगला है नो स्टॉपल अगेंस्ट ए माइनर। नो स्टॉपल अगेंस्ट ए माइनर मतलब क्या बोल रहा है, माइनर झूठ फूस का, माइनर झूठ फूस का बोल देता है कि मैं मेजर हूँ और वो किसी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट कर लेता है, तब भी वो लायबल नहीं होगा माइनर, क्योंकि ऐसा मान के चला जाएगा कि वो माइनर क्या है, माइनर ही है। कितना भी वो झूठ बोलेगा कि मेजर हूँ, तब भी वो क्या माइनर ही कहलाएगा, वो लायबल नहीं होगा। अगला है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इन सर्टेन केस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या बोल रहा है, कब कब माइनर लायबल होगा, अगर कोई व्यक्ति माइनर को रोटी कपड़ा मकान दवाई या फिर एजुकेशन का पैसा दे रहा है, उस केस में माइनर लायबल हो जाएगा उस व्यक्ति को पैसा देने के लिए। लेकिन दो कंडीशन पूरा होना चाहिए सर। पहला कंडीशन ये है कि माइनर जो वो व्यक्ति है ना जो पैसा दे रहा है, वो व्यक्ति जो पैसे दे रहे हैं या फिर सामान दे रहा है या फिर माइनर को कुछ भी दे रहा है, वो क्या होना चाहिए, ज़रूरत का चीज़ होना चाहिए। मतलब माइनर उससे बिना उसके जी नहीं सकता है, वो बच्चा बिना उसके जी नहीं सकता है। और दूसरा माइनर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, माइनर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है उस इंसान के अलावा, तभी उस इंसान लायबल होगा। सर वो माइनर कितना लायबल होगा, माइनर केवल और केवल अपने प्रॉपर्टी जितना ही लायबल होगा, मतलब उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उतना तक ही लायबल होगा। समझ रहे बात को। नो इंसॉल्वेंसी, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंसी नहीं होगा, दिवालिया नहीं होगा। अगला है पार्टनरशिप। माइनर क्या कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है क्या, हाँ माइनर पार्टनरशिप कर सकता है, लेकिन केवल व केवल बेनिफिट के लिए कर सकता है। माइनर बेनिफिट के लिए कर सकता है, मतलब जो भी लाभ होगा वही लेगा, लाइबिलिटी कभी भी नहीं होगा, कोई भी दायित्व उस पर नहीं आएगा। माइनर माइनर एजेंट का काम कर सकता है, हाँ एजेंट काम कर सकता है, लेकिन सारा का सारा दायित्व लायबल प्रिंसिपल ही होगा, माइनर नहीं होगा। माइनर इनएबिलिटी टू बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन, माइनर कभी भी अपने पेरेंट्स और गार्जियन को, कभी भी पेरेंट्स और गार्जियन को लायबल नहीं ठहरा सकता अगर वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताता है कि मैं उसके साथ कनेक्ट किया है। यही बोल रहा है इसका मतलब। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, माइनर और एडल्ट मिलकर दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस केस में अगर कोई भी लायबिलिटी आती है तो एडल्ट पे आएगी, माइनर पर नहीं आएगी। अगला है श्योरिटी फॉर ए माइनर। बोल रहा है अगर कोई माइनर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन के साथ, लेकिन सर वो तो वॉइड है, हाँ वॉइड है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गारंटी लेता है माइनर के बिहाफ में कि अगर माइनर पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, उस केस में सर श्योरिटी, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है माइनर। माइनर एज ए शेयर होल्डर, माइनर शेयर होल्डर बन सकता है क्या, माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता। अगर गलती से भी बन गया, अगर गलती से भी शेयर होल्डर माइनर बन गया ना, तो उसे निकाल दिया जाएगा, उसे लिस्ट पर से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके बाप दादा की संपत्ति, मतलब बाप दादा की शेयर होल्डर है और वो सब कोई मर गए, केवल उस व्यक्ति की, तब वो बच्चा ही बचा है, तब उसके पास जो शेयर होल्डर आएगा तो वो हकदार होगा उस शेयर होल्डर का, लेकिन वो फुल्ली पेड अप शेयर होना चाहिए तभी हकदार होगा। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वही बोल रहे हैं, यहाँ पर अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है सर वही बोल रहे हैं। अगला है लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी। माइनर क्या होगा, लायबल होगा नेसेसरीज के लिए, जितनी भी नेसेसरीज है लायबल होगा। मैंने बता दिया था कि रोटी कपड़ा मकान कोई भी व्यक्ति उसे दे रहा है, दवाई का पैसा या फिर एजुकेशन का पैसा, तो वो व्यक्ति हकदार होगा उस माइनर से पैसा लेने के लिए, हकदार होगा। लेकिन दो कंडीशन पूरा होना चाहिए सर। पहला कि माइनर को वो बच्चा, माइनर को वो जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है माइनर को वही वस्तु दे रहा है जो जीने के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सोना चांदी ला दे रहा है। समझ रहे बात को। दूसरा,
माइनर को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, केवल उस व्यक्ति के अलावा कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उस केस में ही सर वो व्यक्ति हकदार होगा। सर कितना तक हकदार होगा? इतना तक हकदार होगा जितना माइनर के पास प्रॉपर्टी है उतना तक ही हकदार होगा। मान के चलो 7 लाख रुपया उस व्यक्ति को लेना है, सुनो ध्यान से, 7 लाख रुपया उस व्यक्ति को लेना है, लेकिन माइनर के पास प्रॉपर्टी 5 लाख का ही है, तो सर 5 लाख तक का ही हकदार होगा, मतलब जितना प्रॉपर्टी उतना ही हकदार होगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ कर लीजिए ज्वाइन। अभी तक लाइक नहीं की तो एक बार करना है लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।